हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद विशेष। गाइस, आज हम करने वाले हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स। हमने टेलर के प्रिंसिपल्स, टेलर की टेक्निक्स कर ली हैं। अब हम करेंगे फेयोल के प्रिंसिपल। टेलर में हमने पढ़ा था कि जो टेलर है उसने अपना ज्यादा कंट्रीब्यूट जो फैक्ट्री लेवल पर किया, फैक्ट्री लेवल की वर्किंग को अच्छा करने के लिए किया। उसी तरह जो फ्योल था उसने ऊपर टॉप लेवल से काम करना शुरुआत की। उसने उसने सोचा कि फैक्ट्री लेवल पर काम उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी एक मैनेजमेंट का भी काम करना है। इसलिए उसने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिससे एक मैनेजर को एक हेल्प मिलेगी अपने काम को सुधारने के लिए। हेनरी फ्योल, जिसको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा जाता है, उसने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि आज हम हाफ पढ़ेंगे और हाफ नेक्स्ट वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसका फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम से समझ में आ रहा है कि डिवाइड करना, वर्क को डिवाइड करना। द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। टेलर का कहना था कि सारे काम को, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है उसको क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिर उन सभी स्मॉल पार्ट्स को एक एक स्पेसिफिक पर्सन है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वही काम करेगा। जब एक काम को एक पर्सन बार बार करता जाएगा तो क्या बन जाएगा, उस चीज में स्पेशलिस्ट बन जाएगा। दोबारा से समझिए कि पूरे काम को उसने कहा कि ग्रुप्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर दो, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिर हर एक काम को, एक पर्टिकुलर काम को एक ही व्यक्ति काम करेगा जो कि इसमें स्पेशलिस्ट होगा। वो पर्सन स्पेशलिस्ट कैसे बनेगा? जब वो पर्सन बार बार वो काम रिपीट करता जाएगा, अगेन एंड अगेन रिपीट करता जाएगा, तो वो उस चीज में क्या बन जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा। इससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगी, काम अच्छे से होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव जो आउटपुट है वो निकल के आएगी। ठीक है ना? ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम बढ़ते हैं सेकंड प्रिंसिपल की ओर, विच इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है कि पावर टू टेक डिसीजंस। भी एक जो एम्प्लॉय है वो अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है, कुछ डिसीजंस ले रहा है, तो उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि किसी पर्सन को काम दिया गया है और उस पर्सन को वो काम गिवन टाइम में पूरा करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैरिटी होनी चाहिए, इक्वलनेस होनी चाहिए दोनों में। ना तो कोई ज्यादा अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए किसी पर्सन की, ना ही किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वलनेस होनी चाहिए। दोनों में क्या होनी चाहिए, इक्वलनेस। जैसे मैंने तराजू दिखाया है आपको एग्जांपल में। क्योंकि आप ही अगर सोचिए कि एक पर्सन है, एक प्रोडक्शन मैनेजर को बता कह दिया गया है कि आप लोगों ने 1 मंथ के अंदर अंदर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उनकी कि उन्होंने 1 मंथ के अंदर 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ये होगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद जाकर सामान ला सके, रॉ मटेरियल ला सके। तो आप ही बताइए, काम पूरा होगा टाइम पर? नहीं होगा। यही बताया गया इस लाइन में कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक पर्सन के पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, इससे वो अपनी जो पावर है, अथॉरिटी है, उसका क्या करेगा, मिसयूज करेगा। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है उस वो आएगा। दूसरी बात कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन को दी गई है लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पर्सन के पास बहुत ज्यादा है, उसने ये काम भी करना है, ये भी करना है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है, तो क्या होगा, पर्सन इनइफेक्टिव बन जाएगा, यानी कि काम है जो पूरा नहीं होगा इन द गिवन टाइम। यही मैंने आपको एग्जांपल में बताया। ये पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ध्यान से समझिएगा, अपनी बुक में से, एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रीड करिएगा। थर्ड आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम भी पता है कि हर एक जगह पर जो डिसिप्लिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई बिजनेस है,
चाहे कोई कंपनी है, चाहे एज हमारा होम भी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस है, हर एक जगह पर जो डिसिप्लिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलर का ये तो फ्योल का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन है होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। सभी पर्सन्स को अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता होनी चाहिए। पनिशमेंट होनी चाहिए अगर कोई रूल ब्रेक करता है। अगर कोई अच्छे से काम करता है तो उसे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, है ना। तो ये था ये पॉइंट डिसिप्लिन कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना जरूरी है। सभी पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, अपनी अथॉरिटी पता हो। सभी पर्सन अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कंपनी द्वारा बनाए गए हैं उसमें काम करें। अगर रूल्स ब्रेक होते हैं तो उन्हें क्या मिले, पेनल्टी, जो पनिशमेंट है मिले। ये था प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ, विच इज यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। यूनिटी का मतलब है सिंगल, कमांड का मतलब है ऑर्डर, यानी कि सिंगल ऑर्डर, यानी कि एक जो सबॉर्डिनेट है ओनली एक बॉस से ही ऑर्डर लेगा। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपके ऊपर 3 बॉस हैं, तीनों बॉस ने आपको काम बता दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसकी बात पहले मानूं, किसका काम पहले करूं। तो इससे क्या होगा, आप कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कंफ्यूजन से काम पूरा नहीं होगा। तो फ्योल का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यानी कि एक जो सबॉर्डिनेट है वो सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा। बॉस है एक ही होना चाहिए ताकि अच्छे से काम हो सके। 1 पर्सन 1 बॉस, ये था यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी का मतलब वही सिंगल, एंड डायरेक्शन का मतलब है कि उनकी जो वो सभी काम करेंगे वो क्या होगा, एक डायरेक्शन के लिए होगा, एक प्लान के लिए होगा। सभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखिए आप एग्जांपल में देखिए, सभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इन सभी का जो प्लान है वो क्या है, सेम है। तो टेलर जो फ्योल था उसका यही कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 हेड होना चाहिए और 1 प्लान होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हो उन सब का 1 प्लान होना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज का, सभी डिपार्टमेंट का 1 प्लान, बस, और कुछ नहीं। ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि आप ही अगर सोचिए कि अगर बहुत सारे प्लान होंगे तो कोई डिपार्टमेंट है कोई और प्लान की तरफ बढ़ता रहेगा, कोई सेल डिपार्टमेंट है कोई और, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहीं और। अगर उनका एक प्लान होगा कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करना है, वो सभी अच्छे से काम करेंगे ताकि उनका जो एक प्लान उन्होंने बनाया है, टॉप प्लान बनाया है, वो क्या हो, अचीव हो। ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ऑर्डर वाला नहीं है, कमांड नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है प्रॉपर प्लेस। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है प्लेस। फ्योल का कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज के लिए, एवरीथिंग, और हर एक पर्सन के लिए, एवरीवन के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। फ्योल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज के लिए, हर एक पर्सन के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए, आपको कोई टूल, आप एक वर्कर को किसी को टूल चाहिए, अगर उसे पता है कि जो टूल बॉक्स का प्रॉपर जो प्लेस है वो यहाँ पर है, तो क्या करेगा, वहां पे जाएगा, टूल बॉक्स उठाएगा, टूल ले आएगा, काम करेगा। उसी प्रकार अगर किसी वर्कर को मैनेजर से बात करनी है तो क्या करेगा, वो मैनेजर के केबिन में जाएगा और बात कराएगा। अगर दूसरी तरफ देखिए कि अगर कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज का, किसी पर्सन का, तो क्या करेगा, पहले तो वो टूल बॉक्स ढूंढेगा सारी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर कहीं जाकर उसको मिलेगा, फिर कहीं जाकर काम होगा। उसी तरह एक मैनेजर है कि अगर मैनेजर का प्रॉपर कैबिन नहीं है, तो एक पर्सन है, उसने मान लो मैनेजर से बात करनी है, कैसे करेगा, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ढूंढेगा, फिर कहीं जाकर मैनेजर्स को बात करेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7th आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वल, सेम, सिमिलर।
यहाँ पे इक्विटी का मतलब सैलरी से इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्विटी का मतलब सैलरी का इक्वल नहीं है कि हर एक पर्सन की सैलरी भी इक्वल हो। नो, आप ही सोचिए कि एक वर्कर की और एक टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी सेम कैसे हो जाएगी? सैलरी जो वेजेस है वो सेम कैसे हो जाएगी? वो टॉप लेवल का है, वो वर्कर है, काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में क्या होगा? डिफरेंस तो होगा ही ना। तो उनकी सैलरी का मतलब नहीं है यहाँ पे इक्विटी। इक्विटी का मतलब है भी किसी प्रकार का किसी पर्सन के साथ कोई रिलीजन के आधार पर, कोई लैंग्वेज पर, बिलीफ पर, नेशनैलिटी पर या सेक्स पर, किसी पर भी क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई नेपोटिज्म, कोई फेवरेटिज्म वगैरह ना हो, सभी क्या हो, इक्वल हो मैनेजर की नजरों में। Next point and last point of the video is principle of initiative. इनिशिएटिवनेस का मतलब है कि किसी पर्सन को मौका देना, किसी दूसरे पर्सन को मौका देना कि वो अपनी बात कहे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे आए और बढ़कर कुछ सुजेस्ट करे। तो मैनेज फ्योल का कहना था कि एक मैनेजर को वर्कर्स का जो अपने नीचे से सबॉर्डिनेट्स हैं उनका भी जो इनिशिएटिवनेस है उनको भी सुनना चाहिए। Give a chance to everyone to show their initiativeness. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इनिशिएटिवनेस से भरा हुआ, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि वर्कर में भी इनिशिएटिवनेस होती है। तो टेलर जो फ्योल था वो कह रहा था कि इनिशिएटिवनेस सभी को दिखाने चाहिए। मैंने एक टॉप लेवल मैनेजर को सभी को चांस देना चाहिए कि कोई भी कॉन्फिडेंस से आए, उनको कोई इनिशिएटिवनेस है, कोई सजेशन है, कोई सजेस्ट करे। और टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उन्हें अगर अच्छा लगता है तो उन्हें क्या दें, रिवॉर्ड दें। ये था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। गाइस हमारे 8 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं, 6 प्रिंसिपल्स रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।